तो ये है आपका एनडीए का क्वेश्चन पेपर और इसमें सेट ए है, मतलब जिन बच्चों का सेट ए है उन लोगों के तो मज़े हो गए, डायरेक्टली क्वेश्चंस मिलेंगे और उसके सॉल्यूशन मिलेंगे, तो आप लोग तुरंत चेक कर सकते हो। ओके, देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है पी की पावर एक्स की पावर वाई इक्वल टू आर की पावर जेड, ऐसा कुछ दे रखा है और साथ साथ दे रखा है एक्स वाई जेड जीपी में है और दो कंडीशन दे रखी है, दोनों स्टेटमेंट दे रखे हैं। इन दो स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, चेक करना है। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले तो ये आ रहा है कि एक्स वाई जेड जीपी में दे रखा है, तो मैं एग्जाम्पल से जाती हूँ यहाँ पे। ओके, जैसे कि मैंने एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2 और जेड बराबर 4 चूज़ कर लिया, अपनी तरफ से लेट कर लिया क्योंकि ये जीपी में है। ओके, अब जीपी में है तो मैं क्या लिख सकती हूँ इस कंडीशन के, पी की पावर 1, क्यू की पावर वाई मतलब 2 और आर की पावर जेड मतलब 4। अब पी क्यू आर की वैल्यू आप खुद से सोच सकते हैं ना कि पी क्यू आर की वैल्यू क्या हो कि ये तीनों इक्वल हो जाए। ठीक है, तो मुझे यहाँ से ये मिलता है कि पी की वैल्यू 16 होगी और क्यू की वैल्यू जो है वो 4 होनी चाहिए और आर की जो वैल्यू है आर की जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तब ये जो इक्वेशन है ये फुलफ़िल हो रही है। ओके, पर यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि ये एपी में नहीं है, यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है, ये एपी में नहीं है, जबकि दिया हुआ क्या है पी क्यू आर एपी में है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया आपका। ओके, अब सेकंड में देखो, सेकंड आप कैसे करोगे, सेकंड आप ऐसे करोगे कि देखो ये तीन इक्वल दे रखे हैं, तो मैंने क्या किया, इसको किसी न किसी के इक्वल ले लिया, तो पी की पावर एक्स इक्वल टू के हो गया। ओके, तो यहाँ से अब ये किसकी डिमांड कर रहा है, ये एल एन पी की डिमांड कर रहा है, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ एल एन ले लिया। ओके, एक्स एल एन पी इज़ इक्वल टू एल एन के, समझो यहाँ पे। ओके, मुझे क्या चाहिए, एल एन पी की वैल्यू निकालने के लिए एल एन के अपॉन एक्स, ये आ गई आपके पास में। देखो एल एन पी की वैल्यू कितनी आ रही है, एल एन के अपॉन एक्स। इसी टाइप से एल एन क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल एन के अपॉन वाई, जिसे मैंने अगेन एक बॉक्स में बंद कर दिया। एल एन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल एन के अपॉन जेड, तो ये तीनों की वैल्यू आ गई है। अब इसने कंडीशन में क्या दिया है, इसने स्टेटमेंट में दिया है कि एल एन पी एल एन क्यू ये तीनों क्या है, जीपी में है, तो हम जीपी चेक कर लें ये जीपी में है कि नहीं है। ओके, इसको जीपी में चेक करने के लिए कंडीशन क्या होती है, जीपी में अगर कोई ए बी सी जीपी में होता है तो हम कैसे लिखते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ओके, तो यहाँ पे एल एन क्यू रेज टू स्क्वायर इज इक्वल टू एल एन पी डॉट एल एन आर, देखो मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। ओके, एल एन के अपॉन वाई, ये मैंने स्क्वायर किया यहाँ पे। एल एन पी की वैल्यू कितनी है, एल एन के अपॉन एक्स, और एल एन आर की वैल्यू कितनी है, एल एन के अपॉन जेड। ओके, अब यहाँ पे देखो यहाँ क्या है, स्क्वायर है और ये कितना है, एल एन के अपॉन एक्स। ओके, अब यहाँ पे एल एन के का स्क्वायर है, यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर हो रहा है तो वो कैंसिल आउट हो चुका है, तो मेरे पास में क्या बच गया, 1 अपॉन वाई स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन जेड। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। अब यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है, अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड है तो एक्स वाई जेड तो मेरा जीपी में हो गया है, पता चला आपको। इसका मतलब एल एन पी एल एन क्यू जो आपके पास में दिया हुआ है ये भी क्या हो गया है, जीपी में हो गया। तो इसका आंसर कितना जाएगा, ओनली सेकंड करेक्ट है। अब जिन बच्चों का सेकंड है जो करके आए हैं उन लोगों का बिल्कुल सही है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड में क्या दिया है, ए माइनस बी, इसको आप वेन डायग्राम से फटाफट कर सकते हो। देखो ये आपके पास में ए है, ये आपके पास में बी है, ये ए है ये बी है। इसने बोला है कि ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, जो ए में तो हो बी में ना हो, दैट मीन्स आपके पास में ये आ रहा है, ये आ रहा है बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है वो समझो। यहाँ पे ये आपके पास में बी कॉम्प्लीमेंट है, ये आपके पास में ए कॉम्प्लीमेंट है। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, अगर तुम इसको बी मानते हो, अगर तुम इसको बी मानते हो और इसको ए मानते हो तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हो गया है ना, और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हो गया है। अब इसने क्या बोला है कि बी कॉम्प्लीमेंट में से आपको ए कॉम्प्लीमेंट घटा देना है। बी कॉम्प्लीमेंट में ए कॉम्प्लीमेंट आप सब घटाओगे तो आपको फाइनली जो मिलेगा यहाँ से ए माइनस बी मिल रहा है, यही तो मिल रहा है आपके। देखो मैं कलर चेंज करके आपको बताती हूँ। ओके, जो रिमेनिंग आपको मिल रहा है वो ये मिल रहा है आपको, ए माइनस बी मिल रहा है। क्या करने पर, बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट करने पर जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ए माइनस बी मिल रहा है। तो फाइनली ये हमारे ए माइनस बी मतलब ये स्टेटमेंट सही हो गया आपके पास में। इसी टाइप से आप सेकंड देखो, सेकंड स्टेटमेंट में क्या था, ए आपके पास में ये है और ये बी है। देखो यहाँ पे ये ए है ये बी है, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट के लिए बी कॉम्प्लीमेंट समझो। बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा आपके पास में, ये बी कॉम्प्लीमेंट है, ये जो मैंने फिल किया है ये आपके पास में बी कॉम्प्लीमेंट है। इसने डिमांड करी है कि ए में से बी कॉम्प्लीमेंट हटा दो, ए में से मतलब कि इस कंप्लीट में से
बी कॉम्प्लीमेंट जब आप हटाओगे तो आपके पास में रिमेनिंग ए इंटरसेक्शन बी बचने वाला है। ओके, अब इसने नेक्स्ट में क्या बोला है कि ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब कितना हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट में आपको क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट में आपको मिलेगा, ये देखो ए कॉम्प्लीमेंट में आपको मिलेगा ये वाला पार्ट, ये ए कॉम्प्लीमेंट है। इस ए कॉम्प्लीमेंट में से ये हटा रहा किसको है, ये बी को हटा रहा है, ये इस कंप्लीट बी को हटा रहा है। अब ए कॉम्प्लीमेंट में से मतलब इसमें से अगर तुम बी को हटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, जब है ही मेरे पास में ये ओनली ये ही है और उसमें से भी इस बी को हटा दिया तो आपके पास में क्या यहाँ पे 5 मिलेगा। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है, इसलिए आंसर ए सही है, केवल फर्स्ट। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में क्या दे रखा है, इसने बोला है कि y इक्वल टू एक्स फैक्टोरियल, ये दे रखा है। फिर इसने बोला है कि z अपॉन वाई, मतलब आपके पास में एक कंडीशन दे रखी है, z अपॉन वाई इज इक्वल टू 120, ये दे रखा है। और z कितना है 2x फैक्टोरियल और y कितना है x फैक्टोरियल, ये दे रखा है। इसकी वैल्यू 120 मिल रही है आपको। अब ज़रा ऑब्जर्वेशन करोगे ना तभी इस ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है इसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे। तो मुझे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के तहत ये मिल रहा है कि x की जो वैल्यू है वो 3 है। अब देखो 3 कैसे वेरीफाई कर लेते हैं, ऊपर आएगा 6 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 3 फैक्टोरियल। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी 120। इसका मतलब x की वैल्यू जो 3 आप लोगों ने ऑब्जर्व करी है वो बिल्कुल सही है। अब इसने वैल्यू किसकी मांगी है अपनों से, 3x फैक्टोरियल की, दैट मीन्स 9 फैक्टोरियल की वैल्यू पूछी है। अब 9 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अब फोर्थ देखो, फोर्थ में आपको क्या दे रखा है, n एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। n फैक्टोरियल के प्रसार में निरंतर शून्यों की संख्या तथ्यतः 2 है। n के कितने मान संभव है, तो देखो जैसे कि मैंने 4 फैक्टोरियल बताया, 4 फैक्टोरियल को ओपन करते हो तो क्या मिलता है 4 3 2, आपको ये मिलता है। ओके, इसी टाइप से 5 फैक्टोरियल को देखो, 5 4 3 2, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मिलेगा, मतलब लास्ट से आपको एक जीरो मिलेगा ना, एक ज़ीरो। अच्छा, तो ये बोल रहा है कि आपको सिर्फ 2 ही ज़ीरो चाहिए, वो n आपको बताना है। तो ये तो मैंने आपको क्वेश्चन समझाया। अब क्या करना है कि आपको ये जो जीरो कभी भी निकालना हो तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मेट होता है कि जेड यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, समेशन i इक्वल टू 0 टू टिल n, समझो इस चीज़ को, समेशन i इक्वल टू 1 टू टिल n k अपॉन 5 की पावर i है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ये आपको क्या देगा, ये आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ देगा, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ देगा ऑलवेज। जो भी n फैक्टोरियल में लास्ट में जीरो आते हैं वो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ देगा। अब आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने चाहिए, ओनली 2 चाहिए। ओके, तो 2 चाहिए तो आप यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करोगे कि 2 कब मिल रहा है। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, ओपन करो k इक्वल टू 5 की पावर, k की वैल्यू भी तो लोगे ना। ओके, अब k की वैल्यू तुम यहाँ पे ये रखो कि जैसे कि आपको निकालना है 6 फैक्टोरियल के लिए निकालना है, 6 फैक्टोरियल के लिए निकालोगे तो 6 अपॉन 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर, समेशन करके ओपन करोगे ना i इक्वल टू 1 टू टिल n, तो ये 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब ये वैल्यू कितनी देगा, 1 वैल्यू देगा, दैट मीन्स 6 फैक्टोरियल को जब ओपन करोगे तो आपको एक ही ज़ीरो मिल रहा है। इसी टाइप से मैं आपको नीचे समझाती हूँ, फिर उसे इरेज कर दूँगी। ओके, या फिर यहीं समझाऊँ, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको हटा देती हूँ। अब यहाँ देखो, ये तो मैंने n इक्वल टू 6 फैक्टोरियल के लिए निकाला था। ओके, अब n इक्वल टू 7 फैक्टोरियल के लिए जब मैं निकालूंगी, n इक्वल टू 11 के लिए निकालो या फिर 10 के लिए निकालो, तुम्हें इजीली समझ आएगा। तो 10 को कैसे निकालोगे, 10 अपॉन 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2। तो अब की बार 10 फैक्टोरियल को जब ओपन करोगे तो नंबर ऑफ जीरोज़ कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। मतलब आपके पास में n इक्वल टू 10 हो सकता है। देखो k के प्लेस पे तुम चाहे से k इक्वल टू n रख लो, बात एक ही है। ओके, n इक्वल टू 10, आपके पास में पहला नंबर कौन सा होगा, n इक्वल टू 10। इसी टाइप से n इक्वल टू 11 आप रखोगे तो उसके लिए देखोगे n इक्वल टू मतलब 11 फैक्टोरियल के लिए अगर आप देखते हो तो 11 अपॉन 5 रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। दैट मीन्स 11 फैक्टोरियल को जब आप ओपन करोगे तो उसमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ जो मिलेंगे आपको 2 मिलेंगे।
आई बात समझ में। इसी टाइप से 12 से मिलेंगे, n इक्वल टू 13 से मिलेंगे, n इक्वल टू 14 से मिलेंगे। ओके, n इक्वल टू 15 से चेक करते हैं तो 15/5 रखोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो ये 3 देगा। दैट मीन्स यहाँ से अब आगे जैसे जैसे आप n लेते रहोगे आपको जो मिलेंगे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 3 मिलेंगे या 3 से ज़्यादा मिलेंगे। तो हमारी गाड़ी कहाँ तक रुक गई है? हमारी गाड़ी रुक गई है 10, 11, 12, 13 और ये 14। मतलब नंबर ऑफ़ कितने टर्म्स आए आपके पास में n के? 5 आ गए। इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया? सी करेक्ट है। समझ आया आपको? ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी। तो आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कभी भी पूछे तो आपके पास में ये फॉर्मूला है, इसको दिमाग में रखना। आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लो। ओके, चलो आगे। अब क्वेश्चन नंबर है 5। इसका आंसर कितना था? सी इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो आपके पास में 3 नंबर दे रखे हैं ये, ठीक है। अब ये बोल रखा है कि ये एपी में है, तब निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ओके, अगर ये एपी में है तो हमें तो ये पता है एपी में अगर कुछ होता है तो हम कैसे लिखते हैं? जैसे कि ABC अगर एपी में है तो हम लोग कैसे लिखते हैं? 2B/A+C। तो लिख देते हैं इसको भी 2। अब यहाँ लिख के बताती हूँ 2B। B कितना है? 10 + log बेस 10 y 2B/A+C। A कितना है? 10 + log बेस 10। आपके पास में ये A है और प्लस में C कितना है? C देखो आपके पास में कितना है? 10 + log बेस 10 और ये Z, ये आपके पास में C है। अब देखो 2 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 20 मिल गया है। ये 2 log बेस 10 y मल्टीप्लाई किया है दोनों तरफ, यहाँ पे ऐड करोगे तो 20 मिलेगा। और आपको log की प्रॉपर्टी से इतना पता होगा कि log x + log y अगर बेस इक्वल होता है तो ये दोनों कहाँ चले जाते हैं? प्रोडक्ट में। ओके, अब यहाँ से 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया। ये जो 2 है आपका, ये जो 2 है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा log की प्रॉपर्टी से। तो log बेस 2 y² इक्वल टू log बेस 10 xz। तो आपके पास में वैल्यू क्या मिलेगी? y² इक्वल टू xz। इसका मतलब xyz जो आपको मिल रहा है वो किस में मिल रहा है? GP में मिल रहा है। xyz GP में है, इतना दिमाग में रखना। पर इसने बोला क्या है? x और z का GM बताओ। अब x और z का GM क्या होता है? √xz। और √xz की वैल्यू कितनी है? √y²। और इसकी वैल्यू कितनी है? y। पर इसने y² दिया है, मतलब बच्चे यहाँ पे मोस्टली गलती करके आए होंगे। इसकी वैल्यू मिल रही है y, लेकिन इसने ऑप्शन में दिया क्या है? y²। दैट मीन्स ये ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। फिर इसने नेक्स्ट में क्या बोला है? ये log 10x log 10z, इसको ये क्या है? AM में है। अब AM में तो चेक कर लेते हैं। इन दोनों का एल्जेब्रिक मीन आप निकालोगे तो क्या कितना मिलेगा? log 10x + log 10z अपॉन में 2, ये एल्जेब्रिक मीन है। अब इस एडिशन को log की प्रॉपर्टी आप लगाओगे तो ये इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अब xz की वैल्यू अगेन क्या है आपके पास में? y²। ओके, अपॉन में 2। अब इसे ये अपन फिर से नीचे लेकर के आ सकते हैं, यहाँ पे ये फिर से नीचे आ जाएगा। अगर ये नीचे आएगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट और फाइनली जो वैल्यू मिलेगी अपने को log 10 बेस y, ये वैल्यू मिल जाएगी अपने को। कौन सी वैल्यू मिलेगी? ये वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो ऑप्शन बी आपके पास में करेक्ट है। तो जिन बच्चों ने केवल सेकंड किया है आंसर में उनका बिल्कुल सही है। ओके, 6 देखो 6 में क्या दे रखा है आपके पास में? ये सीरीज़ दे रखी है कि कितने पदों का योग ये हो सकता है इसके बराबर है। मतलब मैं सबसे पहले तो ये देखो कि 1 + 3 + 5 ये एक ओड नंबर्स का सम है और हमें ये डायरेक्टली याद होना चाहिए कि ओड नंबर्स का सम जो होता है वो n² होता है। अब इसने क्या दिया है कि इन कितने पदों का योग, माना कि मैंने n² पदों का, मतलब कि मैंने n² तो क्या है आपके पास में? सम है। तो मतलब माना मैंने कुछ पदों का योग किया और उनका योग जो आ रहा है वो n² आ रहा है और n² की जो वैल्यू मिल रही है वो मुझे ये मिल रही है समथिंग, मैंने इसका नाम दे दिया समथिंग। ओके, इसके बराबर मिल रही है। अब यहाँ पे मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, बाकी कैलकुलेट आप ही को करना है। जैसे कि 11 का स्क्वायर आप लोग करते हो तो 121 मिलता है। अब यहाँ पे इसको देखोगे ना, ये 1 और 1 इक्वल है, सेकेंड लास्ट एंड फाइनल इक्वल है, सॉरी फर्स्ट एंड लास्ट देखो 2 2 से इक्वल है, 3 3 से इक्वल है। इसी टाइप से 11 का स्क्वायर आप करते हो तो 1 1 के इक्वल है, बीच में मिड में 2 आ रहा है। इसी टाइप से अगर आप डी ऑप्शन में इसका स्क्वायर करोगे तो आपको जो रिमेनिंग समथिंग दिया है वो आपको मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट देखो या तो 7 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है? 2 एपी दे रखी है, एक तो ये दे रखी है और एक ये दी हुई है। ठीक है, फिर इसने बोला है कि दोनों एपी में कितने पद कॉमन है आपके पास में। ठीक है, अब कॉमन पद कैसे निकालते हैं, कॉमन टर्म कैसे निकालते हैं वो देखो। सबसे जो पहली एपी है इसका जो कॉमन डिफरेंस है आपके पास में वो कितना मिल रहा है आपको? 3 मिल रहा है, सॉरी 2 मिल रहा है। और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है। मतलब कि आपके पास में जो कॉमन एपी आएगी, कॉमन एपी जो आएगी उसका जो डी आएगा वो कितना आएगा? LCM ऑफ
2 एंड 3, जो कि कितना होगा 6 होगा। 2 एंड 3 का एलसीएम जो कि कितना होगा 6 होगा। अब कॉमन एपी निकालने के लिए इनका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 9 कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसी टाइप से आप सबसे पहले इसका लास्ट nth टर्म निकालो। nth टर्म कैसे निकालोगे, इसमें बोल रखा है कि 110 पद है, इस टोटल एपी में कितने पद है, 110 पद है। जब आप a प्लस n-1 इंटू डी ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, 19 प्लस ये कितना है 109 मल्टीप्लाई बाई डी इज़ 2, तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो 237 मिलेगी, ओके। इसी टाइप से इसका जब निकालोगे 19 प्लस 74 मल्टीप्लाई बाई 3, इसकी जो वैल्यू निकालोगे 241 मिलेगी। इन दोनों में से जो मिनिमम नंबर है वो कौन सा है, 237, मतलब जो कॉमन एपी आपके पास में है उसका जो लास्ट वाला टर्म होगा 237 होगा। अब इससे अपने को क्या निकालना है, कॉमन नंबर, ओके। कुल मिला के इसके नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। अब इसके नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालोगे, a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये क्या बताता है, आपका nth टर्म बताता है। अब इस वाली एपी का nth टर्म कितना है, 237, ओके। कैलकुलेट करो, a की वैल्यू कितनी है कॉमन में, 19 प्लस मैं इस पर डायरेक्टली n निकालती हूँ, n इज इक्वल टू 237 माइनस 19 अपॉन डी कितना है 6 है, एंड प्लस 1। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो n इक्वल टू कितनी वैल्यू देगा, n इक्वल टू 37 देगा। तो ऑप्शन आपका कितना है, सी सही है, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या दे रखा है कि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि अल्फ़ा की जो वैल्यू है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 है, दैट मीन्स अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो ओमेगा है, यहाँ पे इतना दिमाग में रखो, ओके। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसकी वैल्यू निकालो। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस ओमेगा, अल्फ़ा इक्वल टू ओमेगा है तो ओमेगा, अब 19 है, हमें पता है ओमेगा में क्या होता है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी में ओमेगा की पावर क्यूब की वैल्यू तो 1 होती है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है 0 होती है। इनसे हमारा बहुत काम आसान हो जाता है। अब यहाँ पे देखो ओमेगा की पावर 19 है। अब ओमेगा की पावर 19 अगर आप करते हो तो इसके 3 के मल्टीपल में आप कैसे लिखोगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 1, आप ऐसे लिख सकते हो। अब की बार मैं डायरेक्ट लिखूँगी 1 प्लस ओमेगा। अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 प्लस, आई होप आपको ये चीज़ सॉल्व करनी आती है, ओके। तो ये कितना मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा। ऊपर पावर कितनी है 100, माइनस 1 माइनस 3 ओमेगा एंड प्लस ये ओमेगा स्क्वायर देगा, ये ऊपर पावर 50 देगा। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, पावर कितनी है 100। अब इसे सॉल्व करोगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, माइनस ओमेगा, तो माइनस 4 ओमेगा की पावर 50। अब देखो यहाँ पे -2 की पावर 100 है, -2 की पावर 100 है, दैट मीन्स 2 की पावर 100 और ओमेगा की पावर 200 माइनस, अब ऊपर देखो 4 की पावर 50 है एंड ओमेगा की पावर 50 है। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ना, अब 4 की पावर 50 को आप कैसे लिख सकते हो 2 की पावर 100 ऐसा लिख सकते हो, और यहाँ पे ओमेगा की पावर 50 है और ओमेगा की पावर 200 है। इन दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा, सी, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। बहुत सिंपल था ना, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, आपको रिमाइंडर निकालना है, शेषफल क्या होगा जब 5 की पावर 99 को आप 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखो, जब 5 का स्क्वायर आप करते हो तो कितना मिलता है 25। अब 13 से आप डिवाइड करोगे 25 को तो आपको कितना मिलेगा, -1। क्या -1 मिलता है क्या, रिमाइंडर है ये, मोड 13, ओके। अब यहाँ पे और चीज़ समझो, 2 मल्टीप्लाई बाई 49, मैं 49 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अब क्यों कर रही हूँ मैं वो भी रीज़न आपको बताऊँगी। देखो 2 को अगर 49 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको 98 तक गाड़ी पहुँचा देगा, लेकिन हमें तो 99 तक जाना है, 99 तक जाना है। पावर कितनी आनी चाहिए, 99 आना चाहिए। आपको सोचने का तरीका भी मैं साथ ही साथ बता रही हूँ, इस तरीके से सोचोगे तो आंसर तक जल्दी पहुँचोगे। तो 5 की पावर कितनी आ गई है 98, लेकिन एक कम है, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ एक -5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये ओड नंबर है तो वैल्यू तो नेगेटिव ही देगा, तो ये -5 दे देगा, ये मोड 13 दे देगा आपको। अब आपको पता होना चाहिए कि -5 तो आप लिखते नहीं हो यहाँ पे, तो 13 -5 प्लस 13 इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 8। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में बोल रखा है कि आपके पास में मैट्रिक्स दे रखी है, फिर व्युत्क्रम के सारणिक का मान क्या है, डिटरमिनेंट निकालना है आपको
ये आपके पास में मैट्रिक्स ए है और इसका डिटरमिनेंट निकालना है, लेकिन किसका निकालना है आपको, ए इन्वर्स का, व्युत्क्रम का, इसका इन्वर्स का। अब इन्वर्स का जब डिटरमिनेंट निकालते हो तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये पावर में चला जाता है -1। ओके, अब इसे आप कैसे लिख सकते हो, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। तो देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी, -8 माइनस माइनस प्लस 5, 10 आ जाएगा, 10 आ गया, मल्टीप्लाई किया, -4 को 2 से किया। ओके, यह वैल्यू आया 2। दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इन्वर्स की वैल्यू 1/2 हो गई क्या, ज़रा देखो आ गई ना, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको ये दे रखा है कि एक कक्षा में 45 स्टूडेंट हैं, 34 तो ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, 26 ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी 2 खेलों में से कम 1 खेल खेलना पसंद करते हैं। परंतु हमें क्या निकालना है, किंतु विद्यार्थी बिल्कुल ठीक 1 खेल खेलना पसंद करते हैं, वो चीज़ निकालनी है, कितने विद्यार्थी। तो देखो मैंने क्या किया, वो चीज़ समझो। टोटल कितने हैं, 45 है, टोटल तो 45 है। 45 से मैंने क्रिकेट खेलने वाले, ये मैं इसको क्रिकेट खेलने वाले, ये फुटबॉल खेलने वाले, तो 45 में से मैंने क्या किया, 34 क्रिकेट खेलने वाले और ये फुटबॉल खेलने वाले, ठीक है, इसमें कॉमन भी आगे होंगे। ओके, तो मैंने क्या किया, इंटरसेक्शन निकालना है आपको, तो आपको ये पता होगा कि सी यूनियन एफ कैसे निकालते हैं, C + F माइनस C इंटरसेक्शन F, ऐसा करके निकालते हो। तो यूनियन में कितना है, 45 टोटल है, C मतलब 34 प्लस F मतलब 26 माइनस इसको मैंने x कंसिडर कर लिया। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 10 6 आपको ये मिल रहा है, देखो। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 15, मतलब 15 ऐसे हैं जो कॉमन है, इतना समझ आया, 15 ऐसे हैं जो कॉमन है, लेकिन इसको बिल्कुल ठीक 1 खेल खेलने वाले, दैट मीन्स क्रिकेट के टोटल कितने थे, 34 थे। ओके, 34 में से मैंने कॉमन वाले हटा दिए, 34 में से मैंने कॉमन वाले हटा दिए, तो ये मिलते हैं 19। इसी टाइप से फुटबॉल खेलने वाले 26 थे, जिनमें से मैंने कॉमन वाले हटा दिए, ये कितने निकले, 11। तो मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया, ऐड करने से ये कितना मिल रहा है, 30। तो आपका आंसर कौन सा सही है, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या कि 2 इक्वेशन आपको दे रखी है, लेकिन यहाँ इस इक्वेशन को तुम ध्यान से देखोगे तो एक चीज़ कॉमन आ रही है, वो क्या आ रहा है, 5। तो ये कितना है, 2y माइनस 2y थोड़ी ना है, 3y माइनस 2x प्लस 0 दैट इज़ इक्वल टू 0। अब इसने बोला है, अच्छा इसके ऑप्शन ऐसे ऐसे दे रखे हैं, अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो आपने एक चीज़ सीखी होगी ना, कैसे, सबसे पहले तो इसको ठीक कर लो आप, आपके अदरवाइज़ तुम डायरेक्टली भी सोचो। यहाँ पे मैंने क्या किया, x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट 2 है फर्स्ट इक्वेशन में, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट -2 है, y का कोफिशिएंट फर्स्ट में कितना है, -3 है, और यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे कोफिशिएंट कांस्टेंट कितना है, -5 है, और यहाँ पे 10 है। अब देखो यहाँ पे ये -1 है, ये -1 है, लेकिन ये -1/2 है, दैट इज़ नॉट इक्वल, इसलिए इसका आंसर कितना हो गया, असंगत। ओके, समझ आया। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या दे रखा है। अब ये मैं बच्चों को डायरेक्टली बताती हूँ कि जब आपके पास में ये इस टाइप का एक्सप्रेशन आता है तो ऊपर वाला माइनस देख लिया करो, ये माइनस आयोटा की पावर 2m है, वैसे तो आप इसे रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू यही मिलेगी। ये माइनस आयोटा की पावर 2m है, और ये है आयोटा की पावर 2n है। अब इसे कैलकुलेट करो, अब यहाँ पे स्क्वायर है दोनों तरफ, तो माइनस वाला तो साइन पॉजिटिव में चला जाएगा, दैट मीन्स आयोटा की पावर 2m प्लस n के इक्वल है, इक्वल टू 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 की पावर में कितनी है, m प्लस n इज इक्वल टू 1। इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पे m प्लस n का लघुत्तम धनात्मक मान क्या है। अब m प्लस n की वैल्यू तुम कंसिडर करोगे तो क्या सोचोगे, देख सोचो, सबसे पहले तो लघुत्तम धनात्मक मान होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो m की वैल्यू जैसे कि आपने 3 ले ली और n की वैल्यू जैसे आपने 1 ले लिया, ठीक है, तो -1 की पावर 4 इज इक्वल टू 1 दे देगा आपको। अब यहाँ पे देखो, इसमें रखो m माइनस n की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी, दैट मीन्स मिनिमम जो लघुत्तम वैल्यू मिल रही है, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, वो कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। तो ऑप्शन बी आपके पास में करेक्ट है। आगे देखो, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे 3 इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फिर ये बोल रहा है कि क्रेमर नियम द्वारा हल प्राप्त करने में y का मान d को d2 से विभाजित करने पर प्राप्त किया जाता है। दैट मीन्स y की वैल्यू कैसे आती है अपने पास में, d/d2 करके y की वैल्यू आती है।
डी इसने ऑलरेडी दे रखा है, पर वैल्यू किसकी पूछी है इसने, D2 की वैल्यू पूछी है। अब D2 की वैल्यू क्रेमर नियम से, क्रेमर रूल से कैसे निकालते हैं, देखो ये मैंने 3 इक्वेशन यहाँ पे लिख दी है। इन यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो y का जो कॉलम है इसके जो कोफिशिएंट है इसे कम्प्लीटली इससे रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसे रिप्लेस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 7 1 1 16 3 1 22 एंड 4, ये आपके पास में मिल रहा है। अब ये हो गया D2। जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे D2 आ जाएगा आपके पास में। इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, -3। ओके, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, B, ऑप्शन B हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, -3। अब 15 देखो, 15 में क्या दे रखा है आपके पास में, 2 मैट्रिक्स दे रखी है, इनमें कितने से विचार कीजिए। ठीक है, अब आपने स्टेटमेंट पढ़े होंगे कि AB का इन्वर्स जो होता है, AB रेज टू इन्वर्स, ये कैसे ओपन होता है, ये B इन्वर्स माइनस A इन्वर्स करके ओपन होता है, दैट मीन्स ये रोंग है। अब यहाँ पे इसको मैं बाद में समझाती हूँ आपको। सबसे पहले ट्रांसपोज का देखो AB का ट्रांसपोज कैसे ओपन होता है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज ऐसे करके ओपन होता है, दैट मीन्स ये भी रोंग दिया हुआ है। ओके, अब आपको एक चीज़ ये पता होगा कि K, जैसे कि मैंने कोई मैट्रिक्स कंसिडर करी है K, और K इन्वर्स इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, ये आपको पता है, इन्वर्स रूल। ओके, अगर K इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी होता है और अगर मैं यहाँ पे K इक्वल टू AB मानती हूँ तो यहाँ पे ये AB होना चाहिए ना, तभी तो AB इन्वर्स करने पर आइडेंटिटी मिलेगा। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, रोंग है। तो यहाँ पे जो बचे सभी 3, दैट मीन्स उपयुक्त में से कितने सही है, कोई भी नहीं है। A ऑप्शन करके आया है, उसका आंसर क्या है, सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है, डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसका मान किसके बराबर है। आपको इसका डिटरमिनेंट नहीं निकालना है, ठीक है, इसका डेट नहीं निकालना है। सिंपली कैसे सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब आप LMN मतलब कि सेकंड रो को, जैसे कि फर्स्ट रो आपके पास में ये R1 है, ये आपके पास में R2 है, जब R2 और R1 को इंटरचेंज आप करते हो तो आपको क्या मिलता है, -1 मिलता है बाहर। ओके, बस इसी चीज़ का हमें क्या करना है, यूज़ करना है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में क्या रखा है, ABC PQR, मतलब कि इसने इस वाली रो को R2 को R3 से रिप्लेस किया, R2 को R3 में एक्सचेंज किया। एक्सचेंज करने पर आपके पास में माइनस बाहर आना चाहिए, लेकिन इसने माइनस लिखा ही नहीं है यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हो गया। B में देखो, B में भी LMN को क्या किया है, ये आपके पास में कौन सी एंट्री थी, ये आपके पास में सेकंड रो है, ठीक है, और इसने फर्स्ट रो को सेकंड रो से कन्वर्ट किया है। फिर भी माइनस बाहर आना चाहिए, लेकिन इसने नहीं लिखा, इसका मतलब ऑप्शन B भी आपके पास में रॉन्ग है। अब ऑप्शन C में क्या किया है वो देखो, ऑप्शन C बनाते हैं यहाँ से C कैसे बनाएंगे, PQR ऊपर है, तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे किया कि ये R1 है, ये हमारा R3 है, मैंने R3 R1 को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। इन दोनों को जब इंटरचेंज करोगे तो PQR LMN ABC आपको मिलता है, और ये बाहर -1 आपको मिल जाएगा। ओके, अब आपको C बनाने के लिए क्या करना है, इन दोनों को भी इंटरचेंज करना है। किन दोनों को, LMN मतलब इस सेकंड रो को और थर्ड रो को जब इंटरचेंज करोगे तो अगेन -1 मिलेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन C आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी ये वही मिलेगी जो आपकी गिवन डिटरमिनेंट दिया हुआ है। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 में क्या दे रखा है कि आपके पास में ये x की वैल्यू है, ये y की है, ये z की है। फिर फाइनली सिंपली वे में क्या दिया हुआ है, x² + y² + z² की वैल्यू पूछी है आपसे। अब x² का मतलब कितना हो गया, a + b², और y का मतलब क्या है, a ओमेगा + b ओमेगा²। ओके, और z का मतलब क्या है, a ओमेगा² b ओमेगा। आई होप ये क्वेश्चन सभी ने किया होगा, बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, ये ओपन करना है और आपको इनका नियम पता होना चाहिए। इनका रूल क्या होता है, देखो 1 + ओमेगा + ओमेगा² = क्या होता है, 0 होता है, और ओमेगा³ = 1 होता है, आपको पता है। बस इसी का यूज़ करना है और इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करोगे। जब आप सॉल्व करोगे और इसका यूज़ करोगे तो आंसर मिलेगा 6AB। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 18 भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे दे रखा है 4 डिजिट दे रखे हैं आपको, 1 2 3 4। इसका उपयोग करते हुए अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, मना कर दिया इसने। ओके, कितनी 4 अंकीय संख्याएं जो कि 4 से विभाजित हो, ठीक है, 4 अंक की आपको संख्या बनानी है। फटाफट से देखो, अब 4 नंबर से डिवाइड होने के लिए आपको सिर्फ डिजिट्स ये ही काम में लेने हैं। ओके, तो आपको पता होगा कि 4 नंबर से डिवाइड होने वाले नंबरों का मतलब ये है कि ये 2 लास्ट के जो होंगे ये 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ इन डिजिट्स को यूज़ करके हम दो डिजिट के नंबर देखें, जैसे कि 24 4 से डिवाइड होगा, 12 4 से डिवाइड होगा,
और 32 भी 4 से डिवाइड होगा। इसका मतलब लास्ट में यहाँ पे आने के लिए यहाँ पे इन तीन नंबर्स में से हम कितने नंबर रख सकते हैं? यहाँ पे एक ही नंबर रख सकते हैं। मतलब इन तीन में से आप कोई भी एक नंबर उठा लो, इन तीन में से कोई भी एक नंबर उठाओगे, इसका मतलब आपने 2 डिजिट्स यूज़ कर लिए। इनमें से आपके पास में टोटल डिजिट कितने बचे हैं? 2। जैसे कि मान लो, मैं आपको शॉर्टकट बता रही थी लेकिन मैं आपको अब ओपन करके बताती हूँ। 1 1 तो मैंने पहला लिया 2 4, ये केस ले लिया। दूसरा केस मैंने लिया 1 2, समझ आया आपको? तीसरा केस मैंने लिया 3 2। इतना समझ में आया? अब देखो, अगर 2 4 आपने फर्स्ट में यूज़ कर लिया है तो अब आपके पास में केस कितने बचे हैं इन दो के लिए? 1 और 3। तो सेकंड के पास में कितनी पॉसिबिलिटी है? सेकंड के पास में यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। समझ आया? तो मैं यहाँ लिखती हूँ, आपके पास में इसके पास में 2 पॉसिबिलिटी है, और यहाँ पे अगेन इसके पास में भी यहाँ इस प्लेस पे आने के लिए कितने बचे हैं आपके पास में? 3 और 4 बचा है। तो 3 4 में से कोई भी एक नंबर लोगे, दैट मीन्स 2 पॉसिबिलिटी है। और यहाँ भी 3 2 अगर आ गए हैं तो ये 1 है, ये 4 है। तो यहाँ पे अगेन कितनी पॉसिबिलिटी हो गई आपके पास में? यहाँ दिख रहे हैं आपको कितनी पॉसिबिलिटी होगी? अगेन 2। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? 6। तो आंसर कितना होगा? 6। समझ आया आपको? ये ओपन करके लिखोगे ना तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि ये 6 कौन कौन से नंबर्स हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में देखो। क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है कि ABC त्रिभुज ABC की भुजाएं हैं। मतलब कि आपके पास में ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल सही से नहीं बना, सही से बनाते हैं। ये आपके पास में कोई ट्रायंगल है ABC। ओके, अब इसने क्या दिया है? त्रिभुज का परिमाप P है, लेकिन ABC क्या है? इसकी भुजाएं हैं। दैट मीन्स ये आपके पास में साइड्स गिवन है, और P यहाँ पे क्या है? A + B + C है। ओके, अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप डेट को निकालने बैठ जाओ, बहुत ही लंबा हो जाएगा, बहुत टाइम लेगा। ओके, आपको वो चीज़ नहीं अप्लाई करनी है तो कैसे अप्लाई करोगे? देखो ज़रा सोचो कि यहाँ पे P + C है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है। ओके, यहाँ पे C है, यहाँ A है या B है। मैंने क्या किया? इनको ऐड कर दिया। किनको? ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। मैंने C1 में C1 + C2 + C3 कर दिया इसे छोटा करने के लिए। तो P + A + B + C मिलेगा। ये आगे A है, ये B है। इसी टाइप से नीचे मिलेगा P + A है, ये B है। इसी टाइप से नीचे मिलेगा ये A है, ये P + B है। समझ आया आपको? तो मैंने क्या किया? ये P + A + B + C जो आपके पास में दिया हुआ है फर्स्ट कॉलम में, मैंने इसको कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद में आपको ये मिलेगा AB। ये देखो मैं ओपन करके बता रही हूँ, वरना ट्रस्ट मी इतना टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा अगर आपको सारी प्रॉपर्टीज़ का पता है। ओके, अब आपको सिंपली क्या करना है, इधर समझो। सिंपली क्या करना है आपको? R2 में अप्लाई करना है आपको। R2 में से R1 को सब्सट्रैक्ट कर दो, और R3 के लिए आपको क्या करना है? R3 में से R1 को सब्सट्रैक्ट कर दो। सब्सट्रैक्ट करने के बाद में आपको डिटरमिनेंट मिलेगा कुछ ऐसा, 1AB 1 0, सॉरी 0 तो यहाँ मिलेगा 0 P, ये 0 मिल गया, ये 0 मिल गया, एंड ये 0 मिल गया, ये P मिल गया। जब इस डिटरमिनेंट को सोल्व करोगे तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी P²। ओके, और बाहर कितना मिल रहा है? P+, अब आपको पता होना चाहिए कि P की वैल्यू क्या है। P की वैल्यू A + B + C है। तो मैंने क्या किया? यहाँ पे पुट कर दिया, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी मिल रही है? P² मिल रही है। तो फाइनली 2P³ वैल्यू मिल रही है। तो ऑप्शन B इज़ करेक्ट। समझ आया? चलो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, आई होप आपने देख लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो। 20 में क्या बोल रखा है कि 1 + x की पावर कितनी 100 के प्रसार में महत्तम गुणांक का निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको पता होना चाहिए कि जब इवन नंबर होता है n = 100, पावर में जो दे रखा है इवन होता है, तो इसका महत्तम गुणांक मतलब महत्तम, सबसे पहले मैक्सिमम टर्म कौन सी होती है वो देखो। मैक्सिमम जो टर्म होगी आपके पास में वो होगी Tn/2 + 1। आपके पास में ये महत्तम टर्म होगी, मतलब मैक्सिमम टर्म होगी आपके पास में। तो T ये कितना बनेगा? T 100 है, तो ये हो गया 50 + 1, दैट मीन्स T 51th टर्म हो गई आपके पास में। समझ आया आपको? लेकिन इसने कॉफिशिएंट दिया है। अब T 51 को जब आप ओपन करोगे, निकालोगे यहाँ से, तो ये क्या मिलेगा? 100C 50 x की पावर 50, दैट मीन्स x की पावर 50 का कॉफिशिएंट मिलेगा। ओके, तो ऑप्शन D इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या दिया है? ये क्वेश्चन भी सिंपल है, बस डराने के लिए आपको इतना बड़ा दे रखा है, थोड़ा ओपन माइंड से इसको सोचना। देखो आपके पास में क्या दे रखा है कि आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने जस्ट इसको कंसिडर किया है, बार बार लिखने से बच रही हूँ। मैंने इस पूरे कांस्टेंट को k मान लिया है इसको छोटा करने के लिए। तो मेरे पास में β² क्या बनता है? α k
सॉरी ये के थोड़ी ना बनेगा, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे ये नीचे बेस है, ये है मतलब कांस्टेंट है 0.5। जब इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं तो आपको लॉग की प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए। ये दोनों इंटरचेंज होते हैं तो ये क्या बनता है, वन अपॉन लॉग बेस। कैसा लिख सकती हूँ मैं इसको, 0.5a² ऐसा लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं ना लॉग की प्रॉपर्टी से। तो मैं ओवरऑल इसको कैसे लिख सकती हूँ, बीटा स्क्वायर अल्फा अपॉन के, इस कांस्टेंट को मैंने के माना था, ठीक है, तो मैं इसको अल्फा अपॉन के लिख सकती हूँ। अब ज़रा देखो यहाँ पे, ये आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब दो रूट्स आपके पास में होता है तो उन दोनों रूट्स का जो सम होता है क्या वो माइनस के इक्वल होंगे, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा क्या वो के की पावर 4 के इक्वल होगा ना। अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, एक इक्वेशन तो मेरे पास में ये है, दूसरी इक्वेशन मेरे पास में ये है, तो मैं इन दोनों का यूज़ करके बीटा की वैल्यू निकाल लूँगी, और बीटा की वैल्यू मेरे पास में कितनी आएगी, के इक्वल आ जाएगी। सिंपली मेरे पास में बीटा की वैल्यू के इक्वल आ जाएगी, और के हमारा क्या था, लॉग बेस 0.5a², जिसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 लॉग बेस 0.5a ये लिख सकती हूँ। तो आपका ऑप्शन कितना आ जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। समझ आया आपको? ओके अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन बताना है। अल्फा और बीटा के रिलेशन कैसे बताओगे कि भाई मेरे पास बीटा की जो वैल्यू है वो तो के आ चुकी है, अब इसको अल्फा की वैल्यू चाहिए। अल्फा की वैल्यू आप किस इक्वेशन का यूज़ करके निकालोगे, आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो माइनस के इक्वल होती है, तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकालोगे, माइनस के माइनस बीटा, बीटा कितना है के, तो अल्फा इज इक्वल टू -2 के, और के अगेन क्या है बीटा, तो अल्फा इक्वल टू -2 बीटा। ओके रिलेशन हो गया ये, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आगे चलो, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, इसमें बोला कि P आपके पास में ये है और Q आपके पास में ये है। अब ज़रा ओपन करके इसको देखो, आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअल में लिखा क्या है। देखो लॉग बेस 10 है, 2 की पावर 1 है, अगेन लिखोगे लॉग बेस 10 है, 2 रेज़ टू स्क्वायर है। इसी टाइप से ये एन टाइम तक जा रहा है। मैंने यहाँ पे लॉग बेस 10 एक ओपन करके दिखाती हूँ, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए लॉग की प्रॉपर्टी से कि ये जो पावर में है ये आपके पास में कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है, तो ये सभी में नीचे आएगा। ओके यहाँ देखो, और सभी में एक चीज़ कॉमन आएगी, लॉग बेस 2, और अंदर क्या बचेगा 1 + 2 + टिल n तक जाएगा, ये आपके n तक जाएगा। ओके तो p की वैल्यू फाइनली कितनी मिल जाएगी, लॉग बेस 10 2, और इसका जब सम करोगे तो कितना मिलता है n n+1/2। समझ आया आपको? अब q निकालोगे तो q भी कैसे निकलेगा, सेम है, लॉग बेस 10 5 है एंड n n+1/2 है। ओके अब देखो आपको क्या दिया है, 23 में बोल रखा है कि p + q की वैल्यू जो है वो 66 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। चलो आओ चेक करते हैं। p + q दैट मीन्स इन दोनों का सम करोगे, तो p + q जब तुम निकालोगे तो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, n n+1/2, ये तो आपके पास में कॉमन आ रहा है। और जब आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि जब आप लॉग को इसको और इसे दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दोनों को ऐड करोगे तो ये प्रोडक्ट में चला जाएगा 5 और 2। ओके मतलब आप इसे ऐसे लिखोगे, लॉग बेस 10 5 × 2 जो आपको कितना देगा 10 देगा, और कंप्लीट की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। तो ओवरऑल आप क्या लिख सकते हो, और p + q की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 66। ओके तो n n+1/2 इज़ इक्वल टू 66, जिसे आप क्या लिखोगे n n+1 इक्वल टू ये कितना मिलेगा 132। तो यहाँ से n की जो वैल्यू मिल रही है 11 मिल रही है। अब देखो आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, आप है ना यहाँ पे क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने मत बैठ जाना, आप 132 को फैक्टराइज करना, वहाँ से ऑब्जर्वेशन करना। ओके फिर आपको ऑब्जर्वेशन करोगे तो n = 11 मिलेगा, जो कि आपको सी में मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट में देखो आप, ये तो है क्वेश्चन नंबर 23, और 24 में क्या पूछा है देखो आपसे। 24 में पूछा है आपसे कि अगर p + q की वैल्यू आपके पास में 15 है तो q - p जो होगा किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले q - p देख लें, ये आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मैं एक काम करती हूँ, इस वाले क्वेश्चन में नीचे समझाती हूँ। देखो q - p का मतलब ये है कि यहाँ पे p = समथिंग था, q = समथिंग है। जब आप q - p करेंगे तो क्या मिलेगा, q - p करोगे तो n n+1/2, ये आपके पास में अगेन कॉमन आ गया। तो लॉग बेस 10 5 है, लॉग बेस 10 2 है। ओके अब आप इसमें कैसे निकालोगे, आपको लॉग की प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए। जब बीच में सब्सट्रैक्शन का साइन आता है तो इसे आप कैसे लिखोगे, लॉग बेस 10 5/2, क्या आप ऐसा लिखोगे ना, q - p की वैल्यू इतनी आ गई है। ओके अब आपको ये चीज़ भी पता है कि p + q की जो वैल्यू होती है, सॉरी यहाँ पे p + q की जो वैल्यू है, p + q की वैल्यू है
पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, पी प्लस क्यू की वैल्यू है n(n+1/2। समझ आ रहा है? पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, n(n+1/2। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर p प्लस क्यू की वैल्यू 15 गिवन है, n(n+1/2) इसकी वैल्यू गिवन है, दैट मीन्स 15। तो n(n+1) इज इक्वल टू 30। अब यहाँ से ज़रा सोच करके देखो n की वैल्यू कितनी आएगी। n की वैल्यू अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे तो n की वैल्यू यहाँ से 5 आने वाली है। समझ आया? इसका मतलब 15, इसका मतलब ये हुआ कि q माइनस पी जो हमारी वैल्यू थी ये किसकी इक्वल है, ये है log बेस 10। थोड़ा सा ओके देखो q माइनस पी फाइनली किसके इक्वल हो गया है, q माइनस पी हमारा इक्वल हो गया है log बेस 10 5/2 और n(n+1/2) क्या आपके पास में ये थी। तो q माइनस पी की फाइनल वैल्यू जब n की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो कितना मिलेगा 5। कैलकुलेट, ये कैलकुलेट कर लेना, आपके पास में जो वैल्यू मिलेगी, आपके पास में जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 15 log बेस 10 2.5। 5/2 को क्या लिखेंगे 2.5 होता है। ओके तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट में, देखो नेक्स्ट में क्या है कि साइन ए साइन बी आपके पास में ये दिया हुआ है, कोस की वैल्यू ऐसा कुछ दे रखा है। आपको पूछा है कि q माइनस पी किसके बराबर है। अब सिंपली सोचो q माइनस पी का मतलब कितना हो गया, q माइनस पी का मतलब है कि कोस ए प्लस कोस बी और नीचे है साइन ए प्लस साइन बी। सिंपली आपको क्या करना है c प्लस सी का, दैट मीन्स कोस प्लस कोस का फॉर्मूला लगाना है और नीचे फॉर्मूला लगाना है। जब आप इस फॉर्मूले को ओपन करोगे, कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास में जो वैल्यू मिलेगी वो ये मिलेगी tan a प्लस b/2। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ओके अब देखो वैल्यू पूछिए p² माइनस q² अपॉन में p² प्लस q², ये वैल्यू किसके बराबर है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा स्मार्टली खेलना है। कैसे खेलोगे, देखो ऐसे कैलकुलेट करोगे ना तो बहुत लेंथी जाएगा। आपको q से q² से डिवाइड कर देना है। जब डिवाइड करोगे तो p² अपॉन q² माइनस 1, नीचे डिवाइड करोगे तो p² अपॉन q² प्लस 1, आपको ये मिलेगा। अब आपको पता है कि p माइनस क्यू की p अपॉन क्यू की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है tan a प्लस b/2। अब एक बार के लिए मैं क्या करती हूँ a प्लस b/2 को शॉर्टली x लिख लेती हूँ। ओके तो ऊपर क्या मिलेगा tan² x माइनस 1 और नीचे क्या मिलेगा tan² x प्लस 1, आपको ये मिलेगा। अब ज़रा ये देखो tan² को हम कैसे लिख सकते हैं, sin² x अपॉन cos² x, जिसका एलसीएम मैं लूँगी तो ऊपर क्या मिलेगा माइनस cos² x हो जाएगा और अपोन में आपको सिंपली पता ही है नीचे वाला क्या बनेगा sin² x अपॉन में cos², कुल मिला के नीचे 1 बन जाएगा आपको। ओके कैंसिल आउट होकर के आपको फाइनली ये मिलेगा। अब sin² x को कैसे लिख सकते हो, 1 माइनस cos² x लिख सकते हो, a cos² x ऊपर है ही तो इन दोनों से 2 cos² x बन गया। अब आप लोगों ने क्या पढ़ा है, cos 2x बराबर कितना होता है 2 cos² x माइनस 1। क्या आपने ट्रिग्नोमेट्रिक में फॉर्मूला पढ़ा होगा। ओके तो 1 माइनस 2 cos² x, इसको फाइनली आप लोग कैसे लिख सकते हो माइनस cos 2x, ऐसा लिख सकते हो। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि cos जो नेगेटिव होता है ये कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो आप इसे कैसे लिखोगे cos पाई माइनस कैसा लिखोगे cos पाई माइनस 2x, ऐसा लिखोगे cos पाई माइनस 2 और x की वैल्यू कितनी थी a प्लस b/2। फाइनली आप इसको सॉल्व करोगे वैल्यू मिलेगी d, मतलब ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ओके अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में दे रखा है कि यहाँ पे p की वैल्यू दी है और q की वैल्यू दी है आपको कोसेक 70। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये क्या है, ये है कि कोसेक का मतलब कितना हो गया 1/sin 70 डिग्री, यही तो मतलब है इसका। और q इज़ इक्वल टू, इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ cos 20 डिग्री। क्या sin 70 डिग्री cos 20 डिग्री के बराबर है, दैट मीन्स q की वैल्यू कितनी है sec 20 डिग्री। ये q है आपके पास में और ये p है आपके पास में, ये p है आपके पास में। वैल्यू किसकी पूछी है इसकी। अब देखो यहाँ पे ये 4 और 4 कॉमन है, आपके पास में 4 कॉमन है तो आपने क्या किया ये 4 आउटसाइड निकाल दिया, √3p। p कितना है कोसेक, जिसको मैं क्या लिख रही हूँ 1 अपॉन कोसेक को क्या लिख सकते हो sin 20 डिग्री, क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ। एंड माइनस क्यू था, क्यू कितना है 1 अपॉन cos 20 डिग्री, सेक था ना, तो मैंने इसको ये लिख दिया 1/4। अब इसे एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा ऊपर √3 cos 20 डिग्री। देखो आप खुद से सॉल्व करोगे ना इनको तो आपको जल्दी आंसर मिलेगा, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। अब आपको आई होप समझ में आया होगा। अब देखो नीचे 4 है और ये सिंपली फॉर्मूला बन रहा है 2 sin x cos x का,
तो आप लोग क्या करोगे, नीचे तो 2 sin 40 डिग्री आ गया है। अब ऊपर भी आप लोग कैलकुलेट करोगे ना, कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले तो आपको 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से आपको डिवाइड कर देना है। 2 से आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर बनेगा √3/2 cos 20 डिग्री और नीचे बनेगा -1/2 sin 20 डिग्री। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको ये फाइनल वैल्यू जो देगा, क्योंकि आपने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है तो एक 2 ऊपर भी आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है, तो ऊपर जब बनेगा ये किसका फॉर्मूला बनेगा, sin 40 डिग्री का, sin 40 डिग्री का ऊपर फॉर्मूला बनेगा। 40 कैसे बनेगा, अब ये सुनो, क्योंकि sin √3/2 का मतलब कितना हो गया, sin 60 डिग्री, और इसे आप कैसे लिखोगे, cos 20 डिग्री, ओके, माइनस ये कितना बनेगा, cos 60 डिग्री और sin 20 डिग्री। ये मैंने ऊपर वाले टर्म को लिखा है, नीचे आपके पास में sin 40 डिग्री ही था। जब आपने इसको कैलकुलेट किया ऊपर वाले टर्म को, sin a cos b माइनस cos a sin b, तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, sin 60 + 20, sin a cos b माइनस है ना बीच में, -20 डिग्री, ये इसका फॉर्मूला बन रहा है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या ये 40 मिलेगा, sin 40 है, ऊपर भी sin 40 है और नीचे भी sin 40 है, तो ओवरऑल कैंसिल आउट होकर के वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 27 में आंसर कितना आएगा, सी आएगा। इसी टाइप से आप नीचे 28 वाले क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे तो p² + q² का मतलब कितना होता है, देखो मैं आपको करके बताती हूँ, कैलकुलेट आप लोग खुद करना। p का मतलब कितना है, 1/sin 20 डिग्री, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/sin² हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्या है, cos² 20 डिग्री, समझ आया, q² की वैल्यू अपॉन में है p² q², दैट मीन्स 1/sin² 20 एंड मल्टीप्लाई में 1/cos² 20। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आपको मिलेगी कितनी मिलेगी, 1 वैल्यू मिलेगी आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपको दिया है कि मान लीजिए आपके पास में ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ओके, और नीचे दे रखा है कि आपके पास में एक बार के लिए मैं इसको थीटा मान लेती हूँ, -π से लेके π तक के बीच में बता रखा है, ये नीचे कुल मिला के नीचे 3rd and 4th क्वाड्रेंट के अंदर ये एंगल को रखा हुआ है यहाँ पे, ओके। अब आपको यहाँ से देखो, यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, 2x + 3y = cos इनवर्स 1/2। अब आपको पता होना चाहिए कि cos इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 60। मैं 60 डिग्री रख लेती हूँ यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि ये एंगल आपके -π से π के बीच में है, इसके लिए इसकी जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस में आएगी, cos इनवर्स की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस में आएगी, इसलिए यहाँ जो इक्वेशन बनेगी वो प्लस माइनस में बनेगी। दैट मीन्स 2 इक्वेशन बनेगी, एक बार प्लस की, एक बार माइनस की। सेम यहाँ इसको लिखोगे आप, कैसे लिखोगे, 3x + 2y, यहाँ देखो 3x + 2y = cos इनवर्स √3/2, और 3/2 कितना होता है, 30। 3x + 2y = 30 डिग्री। लेकिन यहाँ पे इसने एंगल को एक बार के लिए मैं इसको बीटा मान लेती हूँ, एंगल को -π से π के बीच में रखा है, जहाँ कोस की जो वैल्यू होती है प्लस माइनस में होती है, इसलिए यहाँ जो आएगा वो भी ±30 डिग्री में आएगा। अब आपको जो मिल रही है इक्वेशन 1 एंड ये है आपकी इक्वेशन 2, यहाँ से आपको 4 इक्वेशन मिल गई है, प्लस माइनस पे प्लस माइनस। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x और y की आपके पास में 4 डिफरेंट वैल्यूज़ आएगी, तो x + y की जो वैल्यू आएगी फाइनली वो भी कितनी आएगी, 4 आएगी। और इसी टाइप से y - x की जो वैल्यू आएगी वो भी आपके पास में 4 ही आएगी, ओके। तो ऑप्शन बी एंड 29 एंड 30 का ऑप्शन आपने लोगों ने देख लिया है कौन सा सही है, 30 में ऑप्शन सी करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या दिया है आपके पास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि यदि समीकरण के मूल समान है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी ये दिख रही है, लेकिन हम इसे सिंप्लीफाई करके एक्चुअल वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। देख कैसे बनाएंगे, ए बी x² कोफिशिएंट है, तो मैंने इसको एक साइड में लेकर लिया एंड ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ओके। BC - AB, ये आपके पास में x है, ये CA - BC, मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना इसको। अब आपको पता है कि अगर मूल इक्वल होते हैं, दोनों रूट्स अगर आपके पास में इक्वल है, तो इसका मतलब ये होता है कि b² - 4ac इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब आप b² - 4ac निकालोगे और उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ऑप्शन डी मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी है, ओके। यदि समीकरण के मूल समान है तो ए बी सी किस में है, ओके। अब इसने बोला है कि अगर मूल समान है, अगेन आपके पास में वही चीज़ मिल रही है, लेकिन फाइनली जब आपने सॉल्व किया तो आपको ये मिल रहा था
अब यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम लोगे, तो 2/b a प्लस सी अपॉन ए सी मिलता है। यहाँ से b की वैल्यू निकालो, 2ac अपॉन a प्लस सी। इसका मतलब b क्या है, इनफैक्ट ए बी सी क्या है, ये तो HP में है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि मान लीजिए आपके पास में ये सीरीज़ दे रखी है, ये आपके पास में दिया हुआ है 6 + 10 + 14, इस तरह से दिया हुआ है m पदों तक। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, m है, और आपके पास में अगेन ये क्या दे दिया है, ऑड नंबर्स का सम दिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए ऑड नंबर्स का सम किसके इक्वल होता है, n² के इक्वल होता है। अब एक बार मैंने क्या किया, इसका सम निकालने की कोशिश करी, चलो निकालते हैं। आपको पता होना चाहिए सम कैसे निकालते हैं, m/2 2a, 2a मतलब 12 प्लस m - 1 इंटू d। d इज़ वॉट, d इज़ 4, ओके 4 m/2। तो मैंने क्या किया, इससे 4 कॉमन ले लिया, तो ऊपर बनेगा 2m। 4 जब कॉमन लिया आपने तो ये 3 मिलेगा, और अंदर कितना मिलेगा, m - 1 मिलेगा, तो ये मिल रहा है 2m m + 2। अब ज़रा देखो ये इक्वेशन किसके इक्वल है, ये इक्वेशन इसके नहीं, इसके इक्वल है, n² 2m + m + 2। क्यों, क्योंकि m की वैल्यू ये है, इसने बोला है m और बीच का रिलेशन निकालो। m और n के बीच का रिलेशन कैसा है, n² की जो वैल्यू है वो 2m, n² = 2m m + 2। समझ आया, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, इसने बोला है कि m के कितने मान संभव है। m के मान संभव होने से मतलब ये है कि यहाँ पे एक तरफ n² है, दूसरी तरफ 2m m + 2 है, तो m की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है जिसमें ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। दैट मीन्स जैसे कि मैंने m = 2 रखती हूँ, तो n² की जो वैल्यू मिलती है मुझे कितनी मिलती है, 4, दैट मीन्स 16 मिलती है। मतलब n की वैल्यू कितनी मिल रही है, n की वैल्यू आपके पास में 4 मिल रही है। अब यहाँ पे m भी < 25 है और ये भी 25 है, और दोनों ही नेचुरल नंबर है। इसका मतलब m की वैल्यू 2 तो पॉसिबल है, ओके। इसी टाइप से जब आप m = 16 लेते हो तो n² = 32, ये है 18। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये मिलता है 576। तो मतलब n² = 24^², मतलब 24 का ये क्या है, स्क्वायर है। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी पॉसिबल है, 24, ओके, और दोनों ही < 25 है, तो माना m की वैल्यू 16 भी तो पॉसिबल है, m की वैल्यू 16 भी पॉसिबल है। तो m की कितनी वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे, 2। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। समझ आया आपको, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी बहुत सिंपल है। इसने दिया है कि एक तल में 8 बिंदु है, जिनमें से 4 बिंदु तो संरेखीय है। माना कि आपके पास में कोई प्लेन है जिसमें 8 इस तरह से रैंडम पॉइंट्स है, लेकिन 4 पॉइंट्स तो इस तरह से है, एक ही लाइन में बना रखे हैं। मतलब 4 पॉइंट्स का सीधा सीधा नुकसान हो गया। अगर इन 4 पॉइंट्स से तो मैं कोई ट्रायंगल भी नहीं बना सकती, नहीं बन सकता ना इन 4 पॉइंट से। बाकी तो उठा करके मैं कोई भी पॉइंट पिक करूँगी, बन जाएगा। तो लेकिन मैंने क्या किया, अगर आपके पास में 8 पॉइंट है तो ट्रायंगल बनाने के लिए तो मुझे 3 ही पॉइंट चाहिए, लेकिन इसने बेकार कर दिए मेरे 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स में से कितने ट्रायंगल मैं बना सकती थी, 4c3। तो आप इसे जब कैलकुलेट करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 52 मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 52। अब चलो नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में क्या दिया है, इन बिंदुओं को जोड़ने पर कितने चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं। अब देखो चतुर्भुज बनाने के लिए दैट मीन्स 8 में से 4 पॉइंट्स तो आपको चाहिए ही होंगे, ओके। लेकिन इसने 4 पॉइंट्स ख़राब कर दिए, लेकिन आपको 4 में से 4 ही पॉइंट चाहिए थे। दैट मीन्स उन 4 पॉइंटों से आप एक चतुर्भुज बना सकते थे, लेकिन वो एक चतुर्भुज का इसने नुकसान कर दिया अपना, ओके। तो फाइनली हमें जो इसको जब कैलकुलेट करोगे आप लोग, तो हमें वैल्यू मिलेगी 69। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में आपको क्या दिया है, नेक्स्ट में आपको f(x) की वैल्यू दी है। क्या दिया है, f(x) की वैल्यू दी है। फिर ये बोल रहा है कि f(1) f(4) इसकी वैल्यू 2 के इक्वल है, ये दिया हुआ है। फिर इसने बोला है कि f(x) = 0 का एक मूल तो 2 है, दूसरा मूल निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलो पहले तो देख लो कि अगर f(x) का एक मूल 2 है तो f(2) की तो वैल्यू 0 मिलेगी ना। तो f(2) अगर आप इसमें रखोगे तो कैसे रखोगे, a 2 का स्क्वायर प्लस b 2 प्लस c = 0। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 4a + 2b + c = 0। लेकिन इसने एक चीज़ और दी है कि f(1) की वैल्यू जो है वो भी 2 के इक्वल है। तो 1 पुट करो, किस में, इक्वेशन में। जब आप इसमें 1 देखो, आपके पास में एक तो इक्वेशन ये आ गई है, ओके। अब दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए आप इसमें f(1) दैट मीन्स इस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक में आप 1 पुट करोगे। 1 पुट करोगे तो a + b + c = आपको 2 मिलेगा। क्यों, क्योंकि f(1) की वैल्यू तो 2 के इक्वल दी है ना, तो यहाँ से ये आ गया है, ओके। अब एक और बचा है, f(4) की वैल्यू 2 के इक्वल दिया है तो 4 रखो,
ए 4² प्लस बी 4 प्लस सी इज़ इक्वल टू 2। तो ये कितना हो गया 16a प्लस 4b प्लस सी इज़ इक्वल टू 2। अब आपको सिंपली क्या करना है, सुनो, सिंपली इस तीन इक्वेशंस को, कौन सी तीन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इन तीन इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के पास में आपके पास में ए बी सी की वैल्यू आएंगी कुछ ए बी सी की वैल्यू। देखो इनको सॉल्व करोगे ए बी सी की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन इसने क्या बोला है कि एक मूल तो आपको दिया है। अच्छा ये बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर दो मूल होते हैं उनका सम किसके बराबर होता है, -b/a, जो कि आपको इस इक्वेशन में दिया है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से -b/a के इक्वल होता है। आपके पास में b भी होगा और a भी होगा, ओके, लेकिन आपको एक मूल अल्फ़ा भी दिया है, तो बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो ना, बीटा की वैल्यू तो आप इजीली निकाल सकते हो। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। समझ आया आपको। अब आप a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास में इन तीन इक्वेशन से a b c की वैल्यू आ जाएंगी। तो इसका आंसर जाएगा सी, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट में क्या दिया है, नेक्स्ट में दिया है कि आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें ये बोल रहा है कि आव्यूह A4 का सारणिक, दैट मीन्स डिटरमिनेंट निकालना है किसका, a की पावर 4 का। आपको पता है कि डेट की प्रॉपर्टी से डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर 4 के इक्वल होता है। और यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ a कैसे निकालोगे, निकालो ज़रा, cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो इसका मतलब 1 की पावर 4 दैट इज़ अगेन 1। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। देखो कितना सिंपल आया है। ओके, अब इसने बोला है एडजेंट ऑफ ए इनवर्स निकालना है आपको। अब फटाफट से इस ए मैट्रिक्स से एडजेंट ऑफ ए निकालो। एडजेंट ऑफ ए अगर आप निकालते हो तो कैसे निकालोगे, तो बहुत सिंपल है। कैसे, ये कोस और कोस जो है इन दोनों को तो एग्जैक्टली यूं ही रखना है आपको, ओके, सॉरी, इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं और यहाँ पे इन दोनों में साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज करोगे तो ऊपर वाला नेगेटिव हो जाएगा, नीचे वाला पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपको इस एडजॉइंट का इन्वर्स निकालना है। जब आप इसका इन्वर्स निकालेंगे तो कैसे निकालोगे, इसका इन्वर्स निकालोगे तो कैसा निकालोगे, देखो दो तरीके, मैं दोनों तरीके बताऊंगी। इसका इन्वर्स निकालोगे, सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालो। इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो अगेन आपको वैल्यू देगा 1, करेक्ट। अब इसका इन्वर्स निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, अगेन इसका इन्वर्स निकालोगे। इन दोनों को तो इंटरचेंज करो, दैट मीन्स कोस थीटा और माइनस साइन थीटा, इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा और ये आपको अगेन किसके इक्वल दे देगा, अगेन आपको ए के इक्वल दे देगा। समझ आया आपको। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।